नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं बेहद ही गंभीर विषय के बारे में जिसने इस समय देश भर में तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ संविधान है तो दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा मुद्दा या हमारी चर्चा का विषय वो यही है कि जहां एक तरफ संविधान होगा और दूसरी तरफ अंबेडकर, यानी कि संविधान या अंबेडकर आमने सामने क्यों, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार। तो विवेक जी, पहला सवाल यही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है देश में, एक तरफ जहां संविधान को रखा गया है और दूसरी तरफ लोग डॉक्टर अंबेडकर को अपनी तरफ रख रहे हैं और इस पे मुद्दा बनता चला जा रहा है, मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्या है मुद्दा, क्या है मामला? देखिए ऋषभ, इस समय देश में जिस तरह से की राजनीति हो रही है, उसमें कुछ भी संभव है। आप किसी को भी घसीट सकते हैं, किसी को भी उस कहाँ से उठा के कहीं ला सकते हैं। ये पूरा एक बड़ा सुनियोजित तरीके से राजनीति हो रही है और इसी में अम्बेडकर का मुद्दा भी आ गया। इस समय अम्बेडकर को लेकर हर तरफ से जो है, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अ, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और सम्मान सिर्फ हमने किया है। तो ये इस तरह की जो इस तरह चर्चा चल रही है, उसमें अंबेडकर इस समय एक लाइमलाइट में हैं और ये मुद्दा आपको याद होगा, अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उसको लेकर बड़ा भारी बवाल हुआ था और कथित तौर पर बीजेपी का कहना था, विपक्ष का कहना था कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है जी। और बीजेपी कहती है कि हम सिर्फ सम्मान हमने ही किया है और अंबेडकर की नीतियों को हम ही लागू कर रहे हैं। पर विवेक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मुद्दा शुरू हुआ था अमित शाह के बयान से, पर अमित शाह और बीजेपी पार्टी ने, या तक कि नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था, बाद में ट्वीट्स किए थे कि ये जो बयान वीडियो जो वायरल हो रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, आधा अधूरा बयान को वायरल किया जा रहा है। पर विपक्ष ने एक नहीं सुनी और विपक्ष ने अपनी जो वीडियो का चंक था उसे वायरल किया और कहा कि अंबेडकर का अपमान कर रही है बीजेपी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वो वाकई अपमान था या फिर वो एक सोची समझी साजिश थी? नहीं, देखिए, अपमान आप उसको इस तरह से मान सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत को लेकर हमेशा एक संयमित ढंग से आप उनके बारे में बोलना चाहिए, कोई भी बात हो। डॉक्टर अंबेडकर का कद इस देश में सबसे ऊंचा है, क्योंकि संविधान का जिस तरह से पूरा उन्होंने वो किया है, दलितों को में एक चेतना उन्होंने जगाई है, वो डॉक्टर अंबेडकर की ही वजह से हो सका है संभव। आरक्षण जो मिल रहा है दलितों को, पिछड़ों को और अन्य जातियों को, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही संभव हो सका है। और जो जितनी पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही आज उन्हें जीने का हक मिला है। पर आप वाकई क्या उस बात को अपमान मानते हैं या नहीं? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं, वाकई वो मैं अपमान था मैं उनके बि द्वारा? मैं बिल्कुल अपनी बात पर को फिर से बता दूँ कि जी। वो जो अमित शाह ने जो बयान दिया था, वो पूरी तरह से अपमानजनक बयान था और आप अगर किसी बारे में ऐसा कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि आप अंबेडकर अंबेडकर जपते हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम लेते हैं, ये कोई तरीका है कहने की? पर उन्होंने ये भी तो कहा था, आपने वही तो बात है कि आपने पूरी बात एक बार समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, या तक कि बीजेपी वालों ने भी बात बयान दिया था कि उन्होंने पूरा जो वीडियो था, पूरे जो सभा का कार्यवाही थी, उसमें ये बोला गया था कि अंबेडकर अंबेडकर जपने से अच्छा अगर आप भगवान का नाम जप लेते तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि अंबेडकर का नाम आप बिना फालतू जपते हैं और एक तरह से राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं, आप उनका आप उपयोग करते हैं, ये नहीं, उनका नहीं, कहना था वहां उनका पे। कहना था कि आप अंबेडकर अंबेडकर जपते हैं। ब राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं नहीं, नहीं, जपना उनका कहना था, इसमें बाद लेकिन में पॉइंट भी लेकिन बोला गया। लेकिन अगर आप भगवान का नाम जपते, भई, वो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने कहा कि अंबेडकर के कहने से, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, आप भगवान का नाम लीजिए। ये बहुत बड़ी एक वो था। और अगर इतना ही अगर वो बयान में पूरी पार्टी जिस तरह से निशाने पे आई, तो मोदी जी को अमित शाह के बयान का बचाव करना पड़ा। पर आप उन्होंने उन्होंने तो एक तरह से जो वाकई वास्तविक बात थी, जो एक तरह से एजेंडा चलाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, उसमें अपनी बात रखी कि ये जो गलत चीज है वो गलत नहीं है। आप उसको पूरी वीडियो को समझिए और अंबेडकर सबके लिए सम्मानीय, यहाँ तक कि जो बीजेपी है वो भी अंबेडकर को मानती है। आप तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पार्टी देखिए, पर। बीजेपी तो अ, कब किसको कैसे मान बैठे, ये उसका एक अपना बड़ी सोची समझी रणनीति है। जैसा कि कभी वो जब उन्हें मौका
मिलता है तो वो अपने वल्लभ भाई पटेल को अपनी गोदी में बैठा लेती है, डॉक्टर अंबेडकर को बैठा लेती है, गांधी को बैठा लेती जैसा है। कि विपक्ष आप बार-बार नहीं, कह मैं रहे थे, आपको नहीं बता आप रहा हूँ, पहले सुनिए, विपक्ष अम्बेड आपने एक विपक्ष के बारे में जो बात कही, मैं विपक्ष कि की विपक्ष इतने पूजा क्यों ना करे अम्बेडकर की, और वही विपक्ष जो है, जो कि कांग्रेस सरकार अपने आप में जो है, कांग्रेस पार्टी है, उसने साल 1951 से लेके 52 में जो पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अम्बेडकर जी को हरवा दिया गया था। उनके चुनाव में मिली भगत करके उनके पीछू खड़ा कर दिया उनके विरुद्ध में। ये कहना आप जो भाषा बोल रहे हो बीजेपी ये प्रवक्ता भाषा की बीजेपी हैसियत की से नहीं बोल रहा है, हूँ। ये मैं बीजेपी आपको भाषा बता नहीं रहा है, हूँ, इसका इतिहास है, इतिहास है इसका। आजकल बीजेपी सिर्फ यही हर ये जगह अपनी इतिहास है बात विवेक यही, जी, इतिहास है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी आजकल सिर्फ यही कह रही है कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस बल्कि नेहरू ने हरवाया था। ये बीजेपी आजकल हर नेहरू जी बीजेपी का का यहाँ तक कि उनकी हर किताब में अभी जिक्र किया गया मैं था कि उस समय नेहरू मैं से आपको मतभेद होने की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, वरना मंत्रिमंडल से देखिए क्यों इस्तीफा देते वो, वो पार्टी क्यों छोड़ते वो? मतभेद अंबेडकर के गांधी से भी रहे, नेहरू जी से भी रहे और सुभाष बोस से। उस समय के जो नेता थे, कहीं ना कहीं नेताओं में आपसी वैचारिक इतनी मतभेद बड़ी रहा है। शख्सियत रही है अंबेडकर, फिर उसके बाद चुनाव एकदम से कोई कैसे आ जाएगा, आप मुझे बताइए, अरे इसका सवाल नहीं है। नहीं, आप अगर उसका डिटेल देखिए, अगर आप उसकी रिपोर्ट एक पढ़िए। मामूली से पीए आ, थे उनके, वो जीत गए उनके सामने, अरे आप कैसी बात कर भाई रहे हैं? ये बिल्कुल मिली भगत नहीं नहीं होगी उस इसमें, तभी समय तो हुआ होगा, चुनाव आ रहे हैं वो। उस समय ईवीएम नहीं थी, मैं आपको बता दूं पहले। तो आप क्या कहना तो चाहिए, वहां घोटाला करके हरवा दिया गया उनको? नहीं, मैं आपकी मेरी बात सुनिए ना, उस समय मतदान होता था बाकायदा, पर्चियों से मतदान होता था, और आजकल ईवीएम की तरह नहीं है, जैसा कि कौन जीत जाए बड़ा संदेहास्पद रहता है इस समय। लेकिन उस समय आपसी मतभेद रहते थे, तमाम नेताओं में आपस में मतभेद रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अंबेडकर को हरवा दिया हो। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ उस समय नेता थे कांग्रेस के, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, मतलब नेहरू तो नहीं थे, कम से कम कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि अंबेडकर चुनाव जीतें। और आज इसी वजह से शायद कांग्रेस संविधान कर रही है, कह रही है कि संविधान बचाओ। तो क्या संविधान बचा नहीं है? आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब विपक्ष जो पार्टी है, चाहे भाई अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अब ये एक नारा लगा रही है, हर चाहे सदन की बात हो, चाहे जनता के बीच की बात हो, हर जगह कि संविधान बचाओ संविधान। तो क्या संविधान बचा ही नहीं भारत में? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसके संविधान की पूजा हर जगह की जाती है, संविधान के आधार पर स्वतंत्रता मिली हुई है। आप इतना बड़ा सवाल लगा रहे हैं कि संविधान बचाओ, क्यों बचा ही नहीं संविधान? हम बचे आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। क्या खतरा है? जब लोकतंत्र खतरे में है तो हमारा संविधान भी खतरे में है। बोलने की आजादी, सब चीजें कहाँ है? आप बोल के दिखाइए, अभी आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। अरे तमाम सारे धाराएं लग जाएंगी, सभी आपके ऊपर ईडी भेजी जा रही है, ताकि आप घोटाला करेगा तो ईडी तो भेजेंगे ना विवेक जी, इसमें गलत क्या है? ये तो आप फिर वही मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम बीजेपी के नेताओं के घोटाले उजागर हो गए हैं, उन पर आप ईडी क्यों नहीं भेज रहे हैं? सब पे कार्रवाई बराबर कहाँ हुई है? किस पे कार्रवाई हुई है? झारखंड में आपने वो पूरा मामला उनको कर दिया, झारखंड के जो सीएम है उसको ईडी लगा दिया आपने, उन्हें जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह रहे हैं, जेल से घोटाला छूटे करेंगे तो घोटाले वाले जेल में तो जाएंगे तो भाई जी। अब आप क्या चाहते हैं, घोटाले वाले के जनता के बीच में रह के जनता को लूटते रहे? अरे जिन्होंने घोटाला किया है और बीजेपी में आने के बाद क्लीन चिट मिल गई। महाराष्ट्र के वो एक नेता हैं जो भतीजे उनके शरद पवार के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके ऊपर से पूरे सारे केस हट गए। सभी के ऊपर जो केसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई करती, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। आप घोटाले कीजिए, खूब कीजिए, और उसके बाद आप बीजेपी में आ जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लोग फालतू में कुंभ में नहा रहे हैं पाप धोने के लिए, आप तो बीजेपी में जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पर विवेक जी, बात वही है कि आखिर संविधान, अब कहीं ना कहीं ये भी तो एक अपमान है संविधान का, जब संविधान अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आप कह रहे हैं संविधान बचाओ। ये कैसी बात है? बोलने क्या सवाल नहीं है? आपको बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। अगर आज बोलने की व्यक्ति नहीं होती तो विवेक जी आप यहाँ बोल नहीं रहे होते। मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई राजनेता नहीं बोल रहा होता, विपक्ष नहीं बोल रहा, तो विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। विपक्ष भी बोल रहा है, जनता बोल रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। कब दबाई गई विवेक जी? अभी महू में जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां पहले वो उनका भाषण इतना बड़ा राजनीतिक और धार्मिक, उस पर आप नहीं बोलेंगे। जब कांग्रेस ने आपत्ति उठाई तो राजनीतिक उस पर बोलने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। ये क्या है? ये तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून तो है ही ना, जिसके आधार पर काम करना पड़ेगा। हम विपक्ष के नेता हैं या जो भी हैं, या हम विपक्षी पार्टी हैं, तो हमें अपने बोलने का अधिकार है, हमें अपनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार है। विपक्ष की बोल रहे हैं तो इसी बात पे कभी पिछले कल का एक वाक्य सामने लेता हूं, मामला जो आया है,
पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी थी, उसको खंडित किया गया, तोड़ा गया, जहां पर आपकी सरकार है और आपका व्यक्ति अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो, उनसे पूछा गया कैसे क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ये था बीजेपी ने करवाया। मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप वहां पे, मतलब बीजेपी मूर्ति तोड़ दी रही और सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी हुई हैं और देश के कई हिस्सों में हुई हैं और होती रही हैं। अगर आप इसको लेके किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये लेकिन सरकार बीच बचाव तो करती। विवेक जी, अब जो घटना आप बता रहे हैं वो घटना ऐसे समय पे हुई है। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी समय में हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, वहां की सरकारें हैं, वहां क्या वो रोक रही हैं? सभी सरकार अपना काम कर रही है, क्या काम कर रही है? योजनाएं ला रही है दलितों के लिए, आप योजनाओं की बातें कर रहे हैं पर पूरी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है। अरे आप योजनाओं की बातें कर रहे हैं और दलितों कर रहा हूँ, सवाल पे आप कर रहे हैं कि जब संविधान लागू है, संविधान चल रहा है, तो संविधान बचाओ का सवाल जो ये कैसा सवाल है, मैं समझ नहीं पाया ये बात को। आपको समझना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी का बड़ा बयान, आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है कि धीरे धीरे संविधान को खत्म किया जाए। वो अपने हिसाब से मनुवादी बड़ा बयान संविधान लाना चाहती है। अगर बीजेपी चुनाव अगले लोकसभा में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। मतलब कितनी बड़ी एक सवाल, कितना बड़ा आरोप लगाया है, मतलब संविधान को एक पार्टी से जोड़ दिया गया है। ये कैसी बात? आप संविधान के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। संविधान के हिसाब से मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। जनता सरकार बनवा रही है, अगर फिर क्यों नहीं बना विपक्ष सरकार? बताइए, अगर जनता नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा ना, संविधान से चली, मैंने आपसे कहा सरकारी मशीनरी का चुनाव में जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है वो अपने आप में वही वाली बात है। कहीं कहीं जब चुनाव बीजेपी जब जीत जाती तो वहां पे बात आ जाती कि ईवीएम गलत है, ईवीएम फ्रॉड है, और वहीं जब विपक्ष जीत जाता है तो फिर बात आ जाती नहीं सब सही है, तब कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते। ये सब फालतू की बात है। विपक्ष हमेशा इसी बात पे एजेंडा बनाता है। अगर आप अभी महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार बन गई बीजेपी की, तो भाई वहां ईवीएम फ्रॉड हुआ है। और झारखंड में जहां पे सरकार सवाल नहीं, एक कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के अंदर वोटरों की संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? आपने अगर कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो तो आपको इस पर समझ में आ जाए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन जब आपत्तियां उठाई जाती हैं तो चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण ही नहीं होता है। और अब तो एक और वो चुनाव आयोग ने लगा दिया कि आप इस तरह की तमाम उस पर रोक लगा दी कि आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या, ये लोकतंत्र है क्या? अब जैसे या ये संविधान के हिसाब से देश चल रहा है? अब अगर चुनाव आयोग स्वायत्त एक वो है, संस्था है, चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता है विवेक जी, और चुनाव आयोग बिल्कुल संवैधानिक तौर पर ही काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। निष्पक्ष होते हैं, जनता को भरोसा चुनाव आयोग पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। संवैधानिक हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाना, आरोप लगाना बहुत ही गलत है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी बॉडी है जो अपने आप में लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। अगर वही फर्जी होगी तो फिर तो सब फर्जी पना होगा। यही तो हो रहा है, यही तो संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग को आपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, जांच एजेंसियों को आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो ये क्या संविधान की रक्षा हो रही है? संविधान बच रहा है या लोकतंत्र बच रहा है? अभी दिल्ली में चुनाव आ गए, आपको जानकारी होगी, बिल्कुल दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही है, और इसीलिए ये आपने कहा दिल्ली में चुनाव आ गए, आने वाले कुछ समय में दूसरे और बिहार में भी चुनाव होंगे। तो ये अंबेडकर का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि अंबेडकर कहा जाए, ताकि एक वो बड़े दलित जो वोट बैंक है या दलितों का जो पूरा एक वो है, दलित है, पिछड़ी जाति है, इनको हम अभी से जो है उकसाना शुरू कर दें। पर पहले जमीनी मुद्दे ही नहीं सुलझ पा रहे, तो इन लोगों को उकसा के करेंगे क्या? मैं समझ ही नहीं पाया। जमीनी विपक्ष के पास में इतने मुद्दे हैं और उसके बाद भी वो एक मुद्दे पे काम नहीं कर पा रही है। पक्ष के पास अपने मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दे पे बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से एक तरफ आपने संविधान खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ आपने कटघरे में अंबेडकर खड़े कर दिए। मतलब ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, अपमानजनक बात नहीं है। अंबेडकर को कटघरे में किसी ने खड़ा नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। हर तरफ अपनी राजनीति के आधार पर पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। ये शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत विपक्ष ने शुरुआत करी। भाषण को आपने आप जब किसी नेता को एक संविधान
निर्माता को, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, उनकी संविधान में लोगों की भारत की आस्था है, उसको बनाने वाले को आप इस तरह से आप अपमानित करने की भाषा अच्छा, तो फिर मैं ये पूछ तो वो लेता हूं गलत है। कि जब लोकसभा चुनाव वो हार गए थे तो उसके बाद फिर उनसे क्यों कोई बात करने नहीं गया, उनके हालचाल लेने क्यों नहीं गया? फिर कहां गए था ये सम्मान, कहां गया था ये सम्माननीय जो एक पहलू है आप जो बता रहे हैं? मैं फिर ये बताइए मुझे तो फिर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लेके विलुप्त हो गए थे एकदम से, वो एक तरफ चले गए थे, राजनीति पूरी तरह छोड़ दी थी, क्यों? क्योंकि उनकी किसी ने पूछ नहीं करी, अम्बेडकर का मकसद नजरअंदाज कर दिया उन लोगों ने। अम्बेडकर का मकसद राजनीति करना नहीं था। वो जब ब्रिटेन जनता जब की वो सेवा पढ़कर करा, आए, जनता उसके की बाद सेवा उन्होंने करा, सबसे और पहले एक तरह से दलितों विपक्ष ने के उपयोग उत्थान किया, के लिए उन्होंने उपयोग काम किया, किया। और चुनाव में हरवा नहीं, दिया। गलत बात। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया और सीधे-सीधे इस ढंग से राजनीति के चुनावी राजनीति उनका पहला माफी चाहूंगा वो भैया नहीं कि था। थोड़ा सा समय की पाबंदी है, तो इसलिए हम आज इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने चर्चा करी इस बेहद ही गंभीर विषय के बारे में, जो था कि डॉक्टर अंबेडकर और या फिर संविधान दोनों आमने सामने क्यों है। तो आपने भी समझा होगा कि हमने हर पहलू पर बात करी कि विपक्ष का पहलू क्या कहता है, विपक्ष का पहलू क्या कहता है, और हर पहलू में एक ना एक अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पहलू हैं, जिसके हिसाब से हमने चर्चा करी। आपके हिसाब से क्या पहलू सही लगता है, वो आप लोग विचार कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह की और भी चर्चाओं को देखने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके